ठीक है, रिकॉर्डिंग पे लगाते हैं तो स्प्रिंग वाला फिर से बता देते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन उनके तक पहुंच सके, है ना। विदुषी, ये वाला था तुम्हारा, यहाँ पे मास रखा हुआ था, ये है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं एक्चुअली सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है, इनमें सब में कंसीडरेशन कुछ ना कुछ करना है ना, अपने से। तो जब भी जो है बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिसमें आपको एज्यूम करना हो, है ना। जब आपको एज्यूम करना हो तो आप क्यों एज्यूम करोगे भाई, स्प्रिंग अगर टूटी नहीं है तो आप तोड़ी हुई क्यों कंसीडर करोगे। अभी जो सेकेंड वाला पार्ट है उसका जो आंसर तुमने बताया था, वो आंसर तुम्हारा तभी आएगा जब आप कंसीडर करेंगे कि वो स्प्रिंग टू पार्ट्स में है और हमने उसको ज्वाइंट किया है। अगर आप बट सीधे, सर ये स्टैटिक क्वेश्चन है तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? हाँ मतलब बता रहे हैं, तो एनसीईआरटी है, बात वो नहीं है। लेकिन जो है क्वेश्चन जो है हमेशा जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं बता रहा हूँ कि वो आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है वहां तक अपना दिमाग नहीं दौड़ाएगा, या फिर तो वो क्लास में कराया गया हो, आपकी कॉपी में हो क्वेश्चन, तो तब वो पूछ सकती हैं आपसे, है ना। मैम ही पढ़ाती हैं आपको, क्यों? यस सर। हाँ मैम पढ़ाती हैं, तो वो क्वेश्चन कोई भी हो वो तभी पूछा जाएगा, अगर जो है एजिप्शन वाला भी है तो वो तभी पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, जब जो है वो क्लास में आपकी कॉपी में कराई है। अगर कॉपी में नहीं कराई है तो नहीं पूछेंगे, है ना। अक्सर वो क्वेश्चन पूछा जाता है जो बच्चा जो है आसानी से कर सके। देखो F इक्वल टू, आप जानते हो के एक्स होता है ना, यानी कि रीस्टोरिंग के केस में आपका माइनस के एक्स, और जर्नल फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो के एक्स। बात आ रही समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एफ बाई के, है ना, एफ बाई के आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम जो है कंसीडर कर लें इसको कि दिस स्प्रिंग मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, अगर ये स्प्रिंग आपकी दो पार्ट्स में बनी हुई है, ठीक है, ये कंसीडर करना है आपको। जब तक आप कंसीडर करोगे नहीं तब तक आंसर आएगा नहीं, ठीक है। ये कंसीडर करना है तभी आंसर आएगा। कंसीडर स्प्रिंग मेड अप ऑफ इन टू पार्ट्स, ठीक है, टू पार्ट्स, ठीक। अगर दो पार्ट्स में बनी हुई है और दो पार्ट्स, अगर दो पार्ट्स में हम काट देते हैं तो हमने आपको लिखवाया है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट जो लेंथ है, लेंथ आपकी जो है Ly2 या xy2 हो जाएगी। Ly2 ले रहे तो Ly2 और x ले रहे हो तो xy2 हो जाएगी, ठीक है। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपका डबल हो जाता है, 2k हो जाएगा, है ना। ये लिखो, हमने दोनों पॉइंट्स वहां पे लिखवाए थे आपको। तो अगर दो पार्ट्स में है स्प्रिंग, यानी कि हम x को लिख सकते हैं xy2 प्लस xy2, लिखा जा सकता है ये। जैसा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको इसी टाइप से लगाना है, ठीक है। तो अब यहां से हमने x की वैल्यू निकाली है f बाई के, ये निकाली है f बाई के, तो f बाई 2k हो जाएगा यहाँ पे, प्लस f बाई 2k हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, f बाई के हो जाएगा उस केस में, ठीक है। पहले ये आंसर आ गया, और इसका जो है जो टाइम पीरियड निकालोगे तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, m बाई के, ठीक। यानी कि
सीधा सीधा हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के, क्योंकि जो इसमें हमको मिल रहा है k का वैल्यू डायरेक्टली के आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है, तो k को k ही हमने डाल दिया यहाँ पे। अगर फिगर बी में अब देखो, फिगर बी कुछ इस टाइप से आपका बना हुआ है, ठीक। यहाँ पे डेट इज द मास m है और ये मास m था तुम्हारा, और बीच का ये दिस इज k, ठीक है। ये दिया गया है आपको, ठीक। अगर हम कंसीडर करें कि ये 2 पार्ट्स में है, 2 स्प्रिंग है, और इसको हमने बीच में इस पॉइंट्स की वैल्यू हम कुछ भी ले लो, ए बी सी या ओ ले लो, बीच में ये पॉइंट है ओ, जहां पे इसको ज्वाइंट किया हुआ है, ठीक। तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी आपकी, फिगर बी, ये बी का है और ये ए के लिए है ना। हमको टाइम पीरियड दोनों ही केस में फाइंड आउट करना था। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो x आपका, दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी आपकी L/2, और हमने उसको फिक्स किया है पॉइंट O पे, और आपका फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2K हो जाएगा, स्प्रिंग यहाँ पे 2K हो जाएगा आपका, यानी कि हर एक स्प्रिंग के लिए हम देखेंगे तो ये L/2 लेंथ और ये आपका 2K, तो इसके लिए इक्विवेलेंट भी आप जो है निकाला जाएगा, तो ये जो है 2K के ही बराबर आता है, तो ये इसमें जो है आपका 2K आ जाता है सीधा सीधा। ये इसमें दोनों में ही आपको जो है कंसीडर ही करना पड़ेगा, तभी ये आंसर आएगा, और कंसीडर नहीं करते हो तो फिर सीधे सीधे जैसे हमने बताया था वैसे ही आएगा, पहला तो आ जाएगा तुरंत, दूसरे के लिए मगजमारी करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन जो तुम्हारा बचा हुआ था वो भी ऐसा ही है, जो है आपने जो भेजा था कि लाइट कुछ 16 है कि कौन सा है, ये 16 ही है, 16 या 18 कुछ करके था तुम्हारे में, तुमने जो भेजा है इसमें देख रहे, ये कुछ लिखा हुआ है, सॉल्व किया है हमने गुरु क्लास, ये स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट दिया गया है इसमें 16 है, 16 है तुम्हारे में, देखो सब लोग, ये दिया गया है तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है ना, 1200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और फिगर दिया गया है जैसे पहले वाले में था, इसका फर्स्ट पार्ट वैसा ही दिया गया है, कुछ इस टाइप से स्प्रिंग दिया गया है। सर हाँ सर ये वाला क्वेश्चन आ गया था, वो जो क्वेश्चन नंबर 17 था वो कनेक्टेड था क्वेश्चन नंबर 16 से, इसलिए मैंने आपको वो सेंड किया था, ये वाला आ गया। अच्छा, ये वाला नहीं करना है, 17 तो इसमें है ही नहीं क्वेश्चन, नो सर, 17 नहीं है क्वेश्चन। 17 सर एक क्वेश्चन, हम्म, सर एक सेकंड, हाँ सर ये क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम 18 से मैंने भेजा था, इसमें दिया था ना इन प्रॉब्लम 16, तो हाँ इसलिए मैंने हाँ, आपको वो सेंड किया था। अच्छा अच्छा, 18 वाला है,
अब 16 को पहले पढ़ें, एक मिनट। 16 नहीं वाले सर, में क्या? आपने 16 हो गया। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहे, मतलब तुम्हें 18 कराना ना, तुम पूछ कौन नहीं सा? सर, 18 भी आपने करा दिया सर, 18 भी करा दिया, तब आपको कोई क्वेश्चन नहीं कराना है। अच्छा अच्छा, हो गए सर, तो नया चैप्टर स्टार्ट करें फिर। यस, यस सर। ओके, न्यू चैप्टर है तुम्हारा जो है बेप्स रेजोनेंस ऑक्सीलेशन है, छोटा सा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा जल्दी। ऑसिलेशंस है, डैम्ड, फोर्स और रेजोनेंट ऑसिलेशंस, है ना। डैम्ड, फोर्स एंड रेजोनेंस। रेजोनेंट पे हम लोग बात करेंगे आज। इट इज वेरी यूजफुल एप्लीकेशन। फ्री और डैम्ड ऑसिलेशंस। फ्री और डैम्ड, सबसे पहली चीज तो ये है, हेडिंग डाल लो। फ्री और डैम्ड और अनडैम्ड दो टाइप के होते हैं। डैम्ड और अनडैम्ड ऑसिलेशंस। देखो डैम्ड क्या होते हैं? डैम्ड वो होते हैं जिनमें एनर्जी लॉस नहीं होती है, यानी कि जो वाइब्रेट होते हैं और सेम एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट होते रहते हैं और जो है लंबे समय के लिए। और जो अनडैम्ड होता है, अनडैम्ड में क्या होता है कि आपका जो है एनर्जी जो है डेसिपेशन होता रहता है। यहाँ पे लिख लीजिए इसको पहले। देखो व्हेन ए बॉडी when a body capable of oscillation capable of oscillations is displaced is displaced from its equilibrium position and then left free, it begins to oscillate with a definite frequency with definite frequency। डैम्ड और फ्री का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी जो है उसमें एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। फ्री का मतलब नेचुरली वो हो, इसको नेचुरल ऑसिलेशन भी कहता है। फ्री और नेचुरल और डैम्ड कुछ भी कह लो, कि हम इसमें जो है एक्सटर्नल फोर्स को यूज नहीं करेंगे कभी भी, है ना। इसके आगे लिखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब अगर जो है कोई फोर्स हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो किसी भी चीज को अगर हम वाइब्रेट कराएंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम टाइम के लिए वाइब्रेट नहीं होगा। जैसे जो है हम अगर कोई भी, अभी तुमको दिखाते हैं, जैसे मान के चलिए कुछ भी हम लोग वाइब्रेट करा रहे हैं, है ना,
जैसे कोई कपड़ा टंगा या कोई भी पत्ते जैसे होते हैं, पेड़ के पत्ते, हवा आती है तो हिलते हैं, वाइब्रेट होते हैं अपनी ही पोजीशन पे होता है। तो वो क्या है, नेचुरली वो जो है ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और जब हवा नहीं होती है तो वो क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि वैसे ही जैसे कोई भी नेचुरली पेंडुलम है, अगर पेंडुलम को एक जगह से दूसरी जगह हमने छोड़ दिया, मीन पोजीशन से ले जाके जो है एक्सट्रीम पोजीशन से हमने छोड़ दिया, तो बार बार वो क्या होगा, मीन पोजीशन पे जाएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। और एक सर्टेन टाइम के बाद उसकी एनर्जी लगातार डेसिपेट होती रहेगी, और डेसिपेशन के कारण वो क्या हो जाएगा, आपका जो है रुक जाएगा, है ना। और जहां पे हम जो है क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स अगर हमने यूज कर लिया, जिसको हम लोग फोर्स ऑक्सीलेशन बोलते हैं, तो फोर्स ऑक्सीलेशन में अगर हमने कोई भी मशीन यूज कर ली, किसी भी मशीन को जैसे वाइब्रेट कराना है, वाइब्रेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे पाउडर मिक्सिंग मशीन आती है, तो डिफरेंट जिसमें पाउडर डाल दिए जाते हैं, और उन पाउडरों को आपको क्या करना है, मिक्स करना है। जब उन पाउडरों को मिक्स करना है तो वो हल्का सा जो है एक्सटर्नल मशीन द्वारा हम उसको वाइब्रेट करा रहे हैं। तो एक्सटर्नल मशीन द्वारा जब वाइब्रेट कराएंगे तो उसकी एनर्जी तो डेसिपेट होगी नहीं, तो क्या होगा, लॉन्ग टाइम की जब तक हम स्विच ऑफ नहीं करेंगे तब तक वो जो है क्या होता रहेगा, ऑक्सीलेट होता रहेगा, यानी कि सेम एम्पलीट्यूड में, क्योंकि हमने वहां पे एक्सटर्नल फोर्स को यूज किया हुआ है ना। तो वो जो है आपका अनडैम्ड ऑक्सीलेशन में चला जाता है, ठीक है। और रेजोनेंस आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है, अभी बताएंगे। ये जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी जो है, किसी बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, हर बॉडी की एक ना एक कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है, वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी जब भी जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो वहां पे जो है रेजोनेंट क्रिएट होता है, ठीक है। अभी एक एक करके करते हैं हम लोग। तो ये फ्री डैम्प्ड ऑक्सीलेशन पहले जो है लिखिए, इसमें आप कहां तक लिखे हैं, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, है ना। this frequency depends upon this frequency depends upon the intrinsic properties of the body, intrinsic properties of the body। intrinsic properties क्या होती हैं, intrinsic properties such as intrinsic properties such as जैसे साइज हुआ उसका बॉडी का, है ना। बॉडी अपने साइज के अकॉर्डिंग, मटेरियल के अकॉर्डिंग, मटेरियल किसका होगा, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी अगर आप कहें, है ना, इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी, है ना, एटसेट्रा कुछ भी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी भी बॉडी में उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज के कारण होती है, जैसे उसका साइज हुआ, उसकी डक्टिलिटी हुई, उसकी प्लास्टिसिटी हुई, उसकी इलास्टिसिटी हुई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, सच है आप कह सकते हो टफनेस, हार्डनेस, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं वहां पे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, है ना। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पढ़े हो गया आप लोग, मास डिपेंडेंट और मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज को कहते हैं हम लोग। तो इसमें और आगे लिखिए पहले, इन द एब्सेंस ऑफ, in the absence in the absence of external force, in the absence of external force, the body
would oscillate indefinitely indefinitely लिखा है with a constant amplitude with a constant amplitude. Such oscillation is called free oscillation. It's called free oscillation. Free oscillation. सर हाँ? सर ये आपने वेव वाला चैप्टर स्टार्ट किया है? नहीं, ऑसिलेशन ही पढ़ा रहे हैं अभी। ऑसिलेशन का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो, उसमें जो है सर ये मैम आया ही नहीं है। ये अगर एनसीईआरटी में देखोगी तो उसी में होगा। ये है डैम्ड अनडैम्ड ऑसिलेशन, देखो है कि नहीं। डैम्ड अनडैम्ड के नाम से देखना। हेलो, खाना खाने चलो आ गए, 8 बजे के लगभग। मिला? सर देख रहे हैं। यस सर, मिल गया। हाँ, होगा, जरूर होगा। ये पार्ट है, ऑसिलेशन का ही पार्ट है ना। रेजोनेंस ये सब पूछा जाता है। यस सर, मिल गया। बट सर मैम ने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया। कोई बात नहीं, मैम ने छोड़ दिया होगा, हो सकता है सोची हो ये बच्चों को आता है या बाद में पढ़ाते हैं, है ना। यस सर, तभी ये कंफ्यूज भी हो गया था। ये भी हो सकता है कि वो सोची हो कि बाद में पढ़ाएंगे। लिख लो इसको। फ्री ऑसिलेशन। कोई बॉडी मूव करते हुए, जैसे पेंडुलम है या हम जो है उसको जो है टू एंड फ्रो मोशन दिए हुए हैं, कुछ समय बाद वो रुक क्यों जाती है? व्हाट इज द रीजन इसके पीछे? हाँ? कुछ है आइडिया? जैसे ईयर में हम उसको जो है जैसे ऑक्सीलेट इस टाइप से कराएं, है ना, और कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली वो रुक जाएगी, रुकेगी। तो क्यों रुक जाती है वो? इसका मतलब यही तो हुआ कि उस पर कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा जो उसके मोशन को अपोज कर रहा होगा, है ना। वो अपोज करने वाला फोर्स कौन सा होगा वहां पे? रिस्टोरिंग फोर्स। ये स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग नहीं है। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की हम लोग बात नहीं करेंगे, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा वहां होता है जैसे हम किसी बॉडी को, सर क्वेश्चन रिपीट करिए एक बार। है क्या क्या? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। अच्छा, लिख रही थी।
लिख चुके हैं आप लोग? देखो मैं ये पूछ रहा हूं, अगर हम किसी भी बॉडी को ऑक्सीलेट करा रहे हैं और ऑक्सीलेशन ईयर में करा रहे हैं, ईयर में ऐसे जो है हम लोग वाइब्रेट करा रहे हैं, तो वाइब्रेशन के कारण कुछ देर तो वो मूव करेगी, लेकिन उसके बाद में वो रुक जाएगी, है ना, लगातार एनर्जी उसकी डेसिपेट होती चली जाएगी, उसके बाद में वो रुक जाती है। तो क्यों रुक जाती है, ये मैं पूछ रहा हूं। उसका रीजन क्या है रुकने का? सर नहीं पता। उस पर कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा, है ना, फोर्स जो उसे रोक रहा होगा, उसके मोशन को अपोज कर रहा होगा। और अपोजिट फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं हमेशा, जो कि मोशन को अपोज करे, उस फोर्स को क्या कहते हैं? अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे चल रही होती है तो उस पे कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शन फोर्स ना। Yes, sir. Frictional force. तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे वही फ्रिक्शन फोर्स ही है, बट ईयर के कारण, तो हम इसको कहेंगे ईयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं? ईयर रेजिस्टेंस या ईयर फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। काजल का नेटवर्क चला गया, है ना। ईयर फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, तो लिख लो। डैम्प्ड में लिखोगे व्हेन, कुछ इस टाइप से जो है होगा, जो कि हम लोग पहले बना लें, कुछ इस टाइप से बना लो इसको। ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा बन गया है, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। इस टाइप से ये एनर्जी लगातार इसकी लेस होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा जो कि ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी, रुक जाएगा ये। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। हैं? क्या क्या? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही? हाउ इट इज पॉसिबल? शेयर तो है, शेयर तो है, फिर से शेयर कर देते हैं। बाकी सबको दिख रही है? अब देखिए Yes, sir. हाँ, तो काजल अब देखी? नो सर, सच बताऊं तो दीवार दिख रही है। नहीं तो हम बताएं, तुम्हारा जो है नेटवर्क, इसको काजल राजपूत को तो दिख रही है स्क्रीन। प्रांजल, प्रांजल, प्रांजल,
यहाँ से तो नेटवर्क तो हमारा सही चल रहा और इसमें दिखा भी रहा है। तुम्हारा नेटवर्क आज गड़बड़ है हमें लग रहा। अब आई स्क्रीन काजल? हमारा नेटवर्क सही है, एकदम क्लियर है, चल रहा है स्क्रीन शेयरिंग। ये सर काजल, दिख गया सर। तुम बगल वाले में क्लिक नहीं किए होगी हैं सर मतलब कि अपने आप आ गया स्क्रीन? सर वैसे अभी स्क्रीन दिख रही है। अच्छा ठीक है। सर अपने आप आ गया। अच्छा, वो नेटवर्क की ही प्रॉब्लम रही होगी फिर, है ना? यस सर। हम्म। ये फ्री ऑक्सीलेशन में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए जब हम बनाएंगे, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए कुछ इस टाइप से बनता है, क्योंकि सेम एम्पलीट्यूड होता है उस केस में। इसको फ्री और अनडैम्ड ऑक्सीलेशन भी बोलते हैं। ये अनडैम्ड के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ये डैम्ड के अंतर्गत आएगा। डैम्ड अनडैम्ड दोनों फिगर बना लूं, फिर मैं दोनों के लिए लिखवा देता हूं। बन जाए तो बता देना। यहाँ पे हम लोग y ले लो और ये आपका t यहाँ पे, है ना? यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग है t, और ये आपका y होता है डिस्प्लेसमेंट, जो भी जा रहा है, एम्पलीट्यूड जो भी बन रहा है उसका। सर हो गया। हो गया? सबका बन गया? Yes, sir. ओके। तो अब जो है डैम्ड वाला, चूंकि हेडिंग डला है, उसी के बारे में लिख लो पहले, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। डैम्ड ऑक्सीलेशन, या अलग से हेडिंग डाल लो। अभी तो फ्री ऑक्सीलेशन हमने आपको लिखाया है, अब इसमें लिखिए द होल ऑफ द एनर्जी, द होल of the energy of the body, of the body decreasing, gradually decreasing, gradually decreasing with time, gradually decreasing with time. Due to this, the amplitude of the body also goes on decreasing, also goes on decreasing, है ना? ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी, द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी ग्रेजुअली decreasing, gradually decreasing
gradually decreasing with time, gradually decreasing with time, and become जीरो। एक टाइम ऐसा आएगा कि एम्पलीट्यूड आपका जीरो हो जाएगा, एंड बिकम्स जीरो, and then the body क्या हो जाएगा? बॉडी आपकी स्टॉप हो जाएगी कि नहीं? अगर जो है एनर्जी लगातार डिक्रीज करती जाएगी तो एम्पलीट्यूड लगातार अगर डिक्रीज कर रहा और जीरो हो गया तो उसके बाद क्या होगा? बॉडी रुक जाएगी आपकी, है ना? सो वी कैन राइट इट the continuous decrease in the amplitude of oscillation due to energy dissipation. Energy dissipation is called damping. It's called damping. Or these oscillation, these are called